जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 3, वो फंडामेंटल राइट्स का डील करता है। हमने पहले 2 चैप्टर स्टडी किए हैं। चैप्टर 1 जो डील करता था स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ, चैप्टर 2 या पार्ट 2 कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा बेटर रहेगा। पार्ट 2 जो सिटीजनशिप के साथ डील करता था। अब हम डील करेंगे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे वो बेसिक राइट्स हैं जो एक इंसान को डिग्निटी के साथ, शान के साथ जिंदा रहने के लिए, डिग्निटी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारी लाइफ के लिए फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं, जो हमारे, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसकी भी पार्ट 3 में प्रोविजन की गई है। और जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 राइट्स हैं, जो ये आर्टिकल्स हैं, वो डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। अब इनको इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था कि हमारे यहाँ पे जो लॉ है वो रूल करे, ना कि लोग रूल करें। गवर्नमेंट ऑफ द लॉ होनी चाहिए यहाँ पे, कि लोगों को उनके जो हक हैं वो मिले, और वो हक हैं वो हम बात कर रहे हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमें राइट्स तो मिलते हैं हमें, बट एब्सोल्यूट नहीं है ये। इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कुछ बीच में पाबंदियां भी हैं कि अगर हमें राइट्स है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार है, ये हमें एक मौलिक अधिकार, हमें एक बेसिक राइट कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलें और कहीं भी बोलें। कुछ पाबंदियां उस पर भी हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि हम कुछ गलत नहीं बोल सकते किसी के खिलाफ। इसी तरह तो हम कह सकते हैं कि ये जो राइट्स हैं, हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं। और ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किए हैं, क्योंकि हमने शुरू में डिस्कस किया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अडॉप्ट किया दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, कुछ पार्ट्स हमने वहां से लिए। इसी तरह ये पार्ट हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया है। तो जो आर्टिकल की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है आर्टिकल 12, क्योंकि आर्टिकल 12 टू 35 ही जो डील कर रहे हैं फंडामेंटल राइट से। तो आर्टिकल 12 क्या बात कर रहा है? आर्टिकल 12 बताता है स्टेट्स की डेफिनेशन। स्टेट क्या होती है, हम स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम इनको एनफोर्स कराएंगे किसके अगेंस्ट? स्टेट्स के अगेंस्ट। हम क्लेम कर सकते हैं किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं, और किसी के अगेंस्ट नहीं। सिर्फ कुछ राइट्स हैं जो एक इंसान, एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्लेम किए जा सकते हैं। अदरवाइज जो मेजॉरिटी राइट्स हैं वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही क्लेम होंगे। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि स्टेट क्या, ये जानना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल क्या कहता है कि स्टेट क्या है? जब हम स्टेट का नाम लेते हैं, हमारे सामने या कोई टेरिटरी आती है या गवर्नमेंट आती है। अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक बड़ा वेग सा वर्ड हो जाता है कि गवर्नमेंट। आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट इंक्लूड्स व्हाट? स्टेट इंक्लूड्स फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव चाहे वो यूनियन का है चाहे वो स्टेट का है, लेजिस्लेचर चाहे वो यूनियन का है चाहे स्टेट्स का, सारे। उसके बाद लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज हम कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज हो गई हैं, पंचायत हो गई हैं, एंड अदर अथॉरिटीज। अब ये 4 चीजें आती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। अब ये अदर अथॉरिटीज क्या होती हैं? इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बात करेंगे, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। अदर अथॉरिटीज आर दोज अथॉरिटीज, ये वो अथॉरिटीज हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विच आर एडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि वो जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, हम उनको कहेंगे अदर अथॉरिटीज। चाहे वो डायरेक्ट कंट्रोल है गवर्नमेंट का, चाहे इनडायरेक्ट कंट्रोल है। जिन पे गवर्नमेंट एड देती है वो
अथॉरिटी हम स्टेट कहेंगे उसको। तो ये स्टेट की डेफिनेशन है और उन्हीं के अगेंस्ट हम अपने फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 13, ये बताता है, ये बेसिकली बात करता है कि जो लॉ पुराने बने हुए हैं उनमें कोई ऐसा लॉ तो नहीं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, क्योंकि जो हमारे राइट्स हैं वो उन पे कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो उनको इन्फ्रिंज करे, जिससे उनमें कोई दिक्कत आए। इसलिए अगर ऐसे लॉ एग्जिस्ट करते हैं जो पहले बने थे, क्योंकि आजादी से पहले जब ब्रिटिशर्स यहां रहा करते थे तो वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाया करते थे। उसमें चाहे हिंदुस्तानियों की आजादी थी वो भी सब छीन ली जाती, पर आज हमें अधिकार है आजाद रहने का। तो क्या कोई ऐसा लॉ है जो हमारी आजादी छीन रहा? अगर है तो वो वैलिड ही नहीं होगा, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये ड्यूटी किसकी है? ये देखने की कि कोई ऐसा लॉ नया तो नहीं बन रहा। ये ड्यूटी है कोर्ट की, जुडिशरी की है, सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जो लॉ बनाए जा रहे हैं, लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। की कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना जिससे हमारे फंडामेंटल राइट, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है, उनको वॉयलेट किया जा रहा है। अगर ऐसे बनेंगे तो उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो उसे पहले एग्जिस्ट करते थे वो वैलिड ही नहीं रहेंगे। तो ये आर्टिकल यही डील करता है। तो एक ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आर्टिकल बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि अगर जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास तो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 13 उसको पावर देता है कि वो देख सकता है कोई ऐसा कानून तो नहीं बनाया जा रहा गवर्नमेंट, हमारी पार्लियामेंट या हमारी असेंबलीज के द्वारा, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। और ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है फंडामेंटल राइट्स? यूएस हमने पहले डिस्कस किया है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कितने राइट्स हमें दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दे रहा है आज। शुरू में ये 7 हुआ करते थे, हम उसको डिस्कस करते हैं कौन कौन से। जैसे फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये आर्टिकल 14 से जो 18 तक आर्टिकल हैं ये सारे इक्वालिटी से डील करते हैं कि एक इंडियन को इक्वालिटी मिलेगी, कैसे कैसे मिलेगी। पहला राइट हमारा ये होगा इक्वालिटी का राइट। सेकंड जो राइट है वो फ्रीडम का, आजादी, हर तरह की आजादी हमें है। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जो राइट्स हैं वो डील करते हैं हमारे फ्रीडम से। तीसरा जो हमारा राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि किसी भी इंडियन को एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता, वो तीसरा हमारा राइट है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इससे डील करते हैं। फोर्थ राइट है हमारा रिलीजन का। रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन अपनाएं, कोई भी रिलीजन फॉलो करें, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 यही डील करते हैं। फिफ्थ राइट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कि कल्चरल राइट्स कि अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप है इंडिया में और वो चाहते हैं अपने कल्चर को बचाना, अपनी लैंग्वेज को बचाना, तो ये उनका फंडामेंटल राइट है। और ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसी से डील करते हैं। सिक्स्थ राइट हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम उनको एनफोर्स करा सकते हैं थ्रू कोर्ट। तो वो प्रोविजन कहां पे है? वो उसी को हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो उनकी रेमेडीज है वो भी हमारा राइट है कि फंडामेंटल राइट लेना भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 32 कहता है। जो 7th था पहले एक राइट हुआ कर राइट टू प्रॉपर्टी, वो अबॉलिश कर दिया गया है। 1978 कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की गई थी, 44th अमेंडमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दिया गया। आज हमारे इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक लीगल राइट है। बट जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके लोगों को, वहां की जो जनता, उनके पास ये राइट आज भी मौजूद है। बाकी इंडियंस के पास ये राइट नहीं। हमारे पास आज सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इन फंडामेंटल्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, तो जिसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है, ये कौन सी इक्वलिटी की बात करता है? ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि हर इंसान, कौन सा हम बात कर रहे हैं? इंडियंस जो हैं
कुछ फॉरेनर्स और इंडियंस, कि जो भी इंडिया में आएगा इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने बराबर हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं की जाए किसी में, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, चाहे वो लेमैन है चाहे ऑफिसर है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई भी है, सभी बराबर हैं। पर यहाँ पे एक्सेप्शंस यहाँ भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे? कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड फॉरेन सोवरेंस, ये लोग लॉ के सामने बराबर नहीं है, इनके लिए लॉ नहीं होगा ये, कि अगर कोई इंसान पनिशमेंट मिलती है किसी को किसी क्राइम के लिए तो सभी को बराबर मिलेगी, पर ये लोग इम्यून है इन चीजों से। सिविल केसेस में जब तक ये अपने ऑफिस में रहेंगे एज ए प्रेसिडेंट, एज ए गवर्नर, इन पे वो लॉ नहीं लगेगा। फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन सॉवरेंस, उन पे लॉ अप्लाई नहीं होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, दो चीजें इसमें आती हैं, वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है इसलिए, और ये हमने लिया ब्रिटेन से, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से अडॉप्ट किया था। अभी नेगेटिव के सेंस में एक तरफ हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की, फिर नेगेटिव कह रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये डिस्टिंक्शन ही नहीं करता किसी में, एक ऑफिसर है और एक लेमैन है, दोनों बराबर हैं, एक रिच है एक पुअर है, लॉ के सामने बराबर हैं। तो ये जो रिच है उसके लिए एक नेगेटिव हो गया ये, कि वो चाहे रिच था वो इतना टैक्स पे करता है, उसको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अगर उसने कोई क्राइम किया तो उसको वही सजा मिलेगी जो एक लेमैन को या एक पुअर पीपल को मिलेगी। तो इसलिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। जो सेकंड इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये हमने लिया है यूएस से। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वो कैसे? कि अगर एक ग्रुप है और उसमें यूनिफॉर्मिटी उनकी इनकम की वजह से किसी, तो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ, जो एक ग्रुप है उसको प्रोटेक्शन अलग मिलेगी, दूसरे को प्रोटेक्शन अलग मिलेगी। इसके एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जो टैक्स स्लैब्स बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब वहां पे कुछ लोग हैं जिनको 10% पे करना है, कुछ है जिनको 20% पे करना है, जिनको 30%, वो उनकी इनकम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कुछ लोग हैं जिनको निल है कि अगर 1,80,000 तो अर्न करना है, उसको कोई टैक्स नहीं पे करना है, और उस ग्रुप के सारे लोग दे आर इम्यून, उनको कोई टैक्स नहीं पे करना है। बट अगर वो उससे ऊपर जाएगा तो टैक्स, और अगर वो ज्यादा अर्न करेगा, लाइक ही इज अर्निंग 10 लाख, अगर वो 10 लाख कमा रहा है तो उसको 30% पे करना है। अब यहाँ पे क्या है, एक तरफ हम बात करें इक्वलिटी की, और यहाँ पे हम इनइक्वलिटी खुद ला रहे हैं कि जो अर्न कर रहा है कम 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहा है वो कुछ नहीं टैक्स दे रहा है, और जो 10 लाख अर्न कर रहा है उसको 30% पे करना है। पड़ रहा है मीन्स जितनी उसकी इनकम है, एक 1,50,000 उससे डबल तो वो टैक्स पे कर रहा है, 3 लाख तो वो टैक्स पे कर रहा है। तो ये आर्टिकल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो यही कहता है कि ग्रुप वाइज मिलेगी यहाँ पे प्रोटेक्शन, कि जो वो लोग उस स्लैब में आते हैं 1,50,000 तक, उनको अलग प्रोटेक्शन है। उसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते, क्योंकि अदरवाइज जो रिच क्लास है वो तो कहेगी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि हमसे 30% टैक्स लिया जा रहा है और उनसे 0%। तो जो एक ग्रुप है उसमें आपस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा, वो बराबर होंगे, और जो दूसरा है वो अलग बराबर होंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 अगेन ये भी इक्वलिटी की बात करेगा, बट ये किस इक्वलिटी की बात कर रहा है? आर्टिकल 14 लीगल इक्वलिटी की बात करके लॉ के सामने सभी बराबर हैं। ये आर्टिकल बात करता है इक्वलिटी ऑन द ग्राउंड, कुछ इसमें ग्राउंड मेंशन है वो आपको ध्यान रखने होंगे, लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड्स हैं जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन है, और आप उसके लिए उसको एनफोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि जो राइट्स हैं हमारे एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर कुछ।
तो जो नेक्स्ट क्लॉज हैं आर्टिकल 15 के ही, वो खुद रिस्ट्रिक्शंस बता देते हैं कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है या कहाँ पे हम इक्वलिटी को इनइक्वलिटी में बदल सकते हैं। जैसे कि इसका जो क्लॉज 3 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, वो कहता है कि आर्टिकल 15 चाहे हमें 5 बेसिस पे इक्वलिटी दे रहा है, बट फिर भी हम वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ अलग स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं और उसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, चाहे वो डिस्क्रिमिनेटरी ही क्यों ना हो। जो इसका नेक्स्ट क्लॉज है, क्लॉज 4 आर्टिकल 15 का, इसी तरह ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कोई सेक्शन है सोसाइटी का वो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है, जैसे कि हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दे आर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, तो उनके लिए हम स्पेशल प्रोविजंस दे सकते हैं जैसे उनको रिजर्वेशन दी हुई है। अब उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि एक तरफ हम बात करें इक्वलिटी की और यहां पे इक्वलिटी हमने खत्म कर दी है कि जो एससीज एसटीज हैं उनको हमने रिजर्वेशन दे दिया और जनरल को रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो ये क्या ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हैं। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं इक्वलिटी पे। इसी तरह क्लॉज 5 जो रिसेंटली ऐड किया गया था कुछ साल पहले, ये प्रोविजन देता है उन्हीं के लिए कि जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, बट यहां पे स्पेशल प्रोविजन दिया गया था उनके लिए कि उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिल सकती है, पर्टिकुलर इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएम्स हो गए, आईआईटीज हो गए, उनके लिए। तो ये भी क्या हो गया, एक तरफ हम बात करें इक्वलिटी आर्टिकल 15 में, बट ये क्या कर रहा है उसके अगेंस्ट बात करके इनइक्वलिटी डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है, और इसका हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 16 आता है, ये भी इक्वलिटी से डील करता है। अब ये कौन सी इक्वलिटी से डील करता है, ये डील करता है इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली, कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, सरकारी नौकरी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल यही कहता है। किस ग्राउंड पे, जो इसका क्लॉज 2 है वो देख सकते हैं कि कोई भी सिटीजन, क्योंकि ये राइट्स किसके लिए हैं, सिटीजन के लिए, इसलिए हम सिटीजन की बात करेंगे कि किसी भी नागरिक के साथ इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो कौन कौन से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, या इनमें से कोई भी, इनके अलावा हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पर ये जो ग्राउंड्स हमने डिस्कस किए हैं ये ऑलमोस्ट सारे ग्राउंड्स को कवर कर लेते हैं कि रिलीजन, किसी से भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसका धर्म अलग है तो उसको नौकरी नहीं दी जाएगी इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा यहाँ पे, ना किसी रेस के आधार पर, ना किसी उसकी कास्ट के आधार पर, ना जेंडर बेसिस पे कि ये मेल है या फीमेल है, उसके बेसिस पे नहीं होगा, ना डिसेंट कि उसके एंसेस्टर्स ये थे, डिसेंडेंट ये इसका डिसेंडेंट है, ये उनका डिसेंडेंट है, ना ही उसके बेसिस पे कि उसके एंसेस्टर्स कौन थे, ना उसके प्लेस ऑफ बर्थ पे कि इसका बर्थ नॉर्थ ईस्ट में हुआ, इसका बर्थ साउथ में, इसके लिए इसको हम नौकरी नहीं दे सकते। गवर्नमेंट सर्विसेज में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बट एक तरफ हम कह रहे हैं कि इक्वलिटी मिलेगी गवर्नमेंट सर्विस में, बट क्लॉज जो 3 है आर्टिकल 16 का, वो डिस्क्रिमिनेशन दे रहा है। आर्टिकल 16 का क्लॉज जो 3 है वो कहता है कि रेजिडेंस विद इन ए स्टेट, ये अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए ये क्राइटेरिया लगा सकती है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो उनको रिक्वायरमेंट है वो उस बंदे की है जो इस पर्टिकुलर एरिया का हो, वहां पे दूसरी स्टेट के लोग क्लेम नहीं कर सकते कि ये उनका फंडामेंटल राइट है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, बट यहां पे गवर्नमेंट कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोवाइड कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकती है। इसी तरह इसका जो क्लॉज 4 है वो भी यही बात करता है, वो कहता है कि अगर हमें लगता है कि कुछ क्लासेस ऐसी हैं सोसाइटी में जो बैकवर्ड हैं,
तो उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि वो राइज करें इकोनॉमिकली, फ्लरिश हों, तो उनके लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट कर सकती है, जो कि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन की हुई है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में मिलती है, एससीज, एसटीज और ओबीसीज को मिलती है। तो अगेन एक तरफ हम कह रहे हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट क्लॉज 4 दोबारा प्रूव करता है कि उनको डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से किया जा सकता है, बट ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इस क्लॉज के अंदर फर्दर कुछ और क्लॉज ऐड किए गए थे, 4A एंड 4B। 4A ऐड करने का मकसद था जो लोग रिजर्वेशन के थ्रू सर्विसेज में आए हैं उनको रिजर्वेशन में ज्वाइनिंग में उनको या रिक्रूटमेंट को रिजर्वेशन मिली थी, वो रिजर्वेशन उनको बाद तक भी मिलते रहे, उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। और जो 4B है वो कहता है एक स्पेशल ड्राइव के लिए, स्पेशल ड्राइव से मेरा मतलब है कि एक रिक्रूटमेंट हो और वो सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही हो। बट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो ये कहती हैं कि जब हम कोई एग्जाम कंडक्ट करते हैं, कोई रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उसमें जो लिमिट है रिजर्वेशन की वो मैक्सिमम 49.5 या उससे ज्यादा, बट 50% से कम होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अगर इससे ज्यादा जाती है तो वो वायलेशन होगी राइट्स की। बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसको एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, हर बार उसकी जो सीट्स हैं वो खाली रह जाती हैं और वो सीट्स इकट्ठी होकर इतना बैकलॉग हो गया है कि वही 100% क्रॉस कर रहा है, तो गवर्नमेंट कर सकती है कि उसके लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाए और उन सीट्स को दोबारा भरे। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट में 100 सीट्स फिल करनी है गवर्नमेंट ने और उनमें से 49 रिजर्व्स हैं, रिजर्व कैटेगरी एससी, एसटीज और ओबीसीज के लिए, क्योंकि जो रिजर्वेशन होती है उसका बाइफर्केशन ऐसे है, एससीज के लिए 15% होती है वो, एसटीज के लिए 7.5% होती है और ओबीसीज के लिए 27% होती है। टोटल मिला के 49.5% बनता है। अब 49 सीट्स हमने रिजर्व कर दी है रिजर्व कैटेगरी के लिए, 51 सीट्स कर दी है जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर एग्जाम कंडक्ट होता है और जनरल की सीट्स फुल हो जाती हैं, बट रिजर्व कैटेगरी जो 49 सीट्स थी वो खाली रह जाती हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और सपोज कीजिए वहां पे 20 सीट्स खाली रह जाती हैं और फिर नेक्स्ट ईयर किया गया, नेक्स्ट ईयर भी उनको नई कैंडिडेट्स मिलते हैं और वो नेक्स्ट ईयर करके 4-5 साल के बाद 100 सीट्स टोटल हो जाती हैं कि 5 साल में 20 सीट्स मिला के 100 सीट्स हो गई हैं। और अगर 6th ईयर वो रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं तो आज उनको चाहिए अगर 100, तो 100 तो उनके रिजर्व ही हो गए हैं सारे, और बाकी अगर उनको 50 और चाहिए तो 50 जनरल, तो 100 यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के हो गए और 50 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो रेशियो बन जाता है वो 50 या 49.5% से ज्यादा बन जाता है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 16 4B जो क्लॉज 4B इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट ने कि उस 100 पोस्ट के लिए एक स्पेशल ड्राइव वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट चला सकती है और उस पे 50% रिजर्वेशन का क्लॉज इंप्लीमेंट नहीं होगा, वो उसके परिवेश से बाहर रहेगा और वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। फाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी इक्वलिटी से डील कर रहा है, क्योंकि हमारे कितने आर्टिकल, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 वो इक्वलिटी की बात करते हैं कि आपको इक्वलिटी कैसे मिल सकती है। अब आर्टिकल 17 ये कौन सी इक्वलिटी देता है, ये सोशल इक्वलिटी की बात करें। यहाँ पे है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाए, ये कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी इंडियन से अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या अनटचेबिलिटी का उसके साथ किया जाता है अनटचेबिलिटी, तो वो गलत है, वो फॉरबिडन है, और अगर कोई करता है डिस्क्रिमिनेशन तो उसको पनिशमेंट उसकी मिलेगी। बट ये अनटचेबिलिटी क्या है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कहीं और ना ही इसके लिए जो लॉ बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से ना ही उसमें डिफाइन किया गया। सिर्फ कुछ एक्शंस हैं जिनको हम अनटचेबिलिटी का नाम देते हैं,
तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, जिसका 1976 में नाम बदल के रख दिया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976। इसकी कुछ प्रोविजंस हैं जो बताते हैं कि इस चीज को हम अनटचेबिलिटी कहेंगे, कि अगर सपोज कीजिए कोई इंसान कहीं पब्लिक प्लेस में जाता है और उसको एंटर नहीं करने दिया जाता, किसी रेस्टोरेंट में जाता है एंटर नहीं करने दिया, पब्लिक वर्शिप प्लेस में जाता है वहां नहीं, तो ये जो चीजें हैं ये हम अनटचेबिलिटीज को कहेंगे। और इसके लिए जो हमारा प्रोविजन है हमारे लॉ में, वो पनिशमेंट है कि जो इंसान अगर किसी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसको मोर देन 1 ईयर जेल टर्म हो सकती है या फाइन हो सकता है। उसके अलावा यह भी डिफाइन किया गया कि अनटचेबिलिटी में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कि सिर्फ यह ही नहीं है कि हम उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि उसको किसी जगह पे आने से रोक रहे हैं। अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रीच करता है हिस्टोरिकल ग्राउंड पे कि ये तो हिस्ट्री से होता आया, पहले भी होता था, आज भी होता है, तो ये भी अनटचेबिलिटी है, तो उसको भी पनिश किया जा सकता है। या किसी की इंसल्ट करना उसकी कास्ट के बेसिस पे, उसके क्रीड के बेसिस पे, उसके रिलीजन के बेसिस पे, दिस इज अगेन अनटचेबिलिटी। तो ये हमारा जो लॉ है और हमारा इवन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉरबिड करता है, उसे मना ही करता है, ये प्रैक्टिस नहीं होगी। जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18, ये भी इक्वलिटी की बात करता है। ये कौन सी इक्वलिटी बात करता है? जो हम खुद क्रिएट करते हैं सोशल इनइक्वलिटी, लाइक हम अपने नाम के आगे टाइटल लगाने शुरू करते हैं, जैसे पहले हुआ करता था, राजा साहब, राणा साहब, राय बहादुर साहब। वो किस लिए लगते हैं? अपने आप को एक अलग दर्जा देने के लिए कि हम राजा यहाँ के, हम यहाँ के राणा हैं। तो आज अगर कोई टाइटल यूज करेगा तो वो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, जो कि फॉरबिडन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इन द लॉ। तो वो अलाउड नहीं। आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कि कोई भी इंसान टाइटल नहीं यूज करेगा। सिर्फ कुछ टाइटल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है, वो मिलिट्री टाइटल्स हैं, लेफ्टिनेंट्स, कर्नल्स, मेजर्स, ये उनकी सर्विस के लिए मिलते हैं इसलिए वो इनको यूज कर सकते हैं। या एजुकेशनल टाइटल्स, पीएचडी की डिग्री लिए डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग किए इंजीनियर्स, एमबीबीएस के डॉक्टर्स, वो यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं किए जा सकते। इवन कुछ सर्विसेज के लिए इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद टाइटल्स देती है, जैसे डिस्टिंक्शन, अगर कोई अच्छा काम करता है सोशल सर्विस के लिए, गवर्नमेंट भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद टाइटल दे रही है। लेकिन इन टाइटल्स को हम एज ए टाइटल यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी को टाइटल मिलता है भारत रत्न का और वो नाम के आगे लगा ले भारत रत्न, तो वो भी गलत है। लोग लगाते हैं आज, पर एज ए लॉ लीगली वो गलत है। वो चाहे उनको पता नहीं है, शायद इसलिए लगाते हैं, ना ही इनको कोई रोकता है। अगर लगाना है तो वो नाम के बाद में लगा सकते हैं। अगर हम कहें भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, वो गलत है। सही है एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न। तो टाइटल्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश करता है। तो ये हमारे आर्टिकल से आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 जो हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहां से हमें इक्वलिटी मिलेगी, सोशल इक्वलिटी, लीगल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सभी तरह की इक्वलिटी हर इंडिया के सिटीजन को अवेलेबल है। उसके साथ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता, प्रोवाइडेड कोई ऐसा लॉ ना बनाया जाए तब तक। जो उसके बाद सेकंड है, जो सेकंड हमारा राइट है वो है फ्रीडम का राइट। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो राइट्स हैं वो हमें फ्रीडम देते हैं। ये भी कई तरह के फ्रीडम है। आर्टिकल 19 के अंदर भी कुछ हमारी फ्रीडम है, जो 6 तरह की फ्रीडम है। आर्टिकल 19 कौन कौन सी हमें फ्रीडम देता है? आर्टिकल 19 कहता है कि हर इंडियन को ये 6 फ्रीडम्स मिलेंगी। पहली फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कि हमें कुछ भी बोलने का और कुछ भी एक्सप्रेस करने का, अपने आइडियाज को व्यक्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। बट जैसा कि हमने पहले बात की कि ये जो राइट्स हैं हमारे एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये हमारे रिस्ट्रिक्टिव राइट्स। तो इन पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शंस के साथ। हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम उसको मजबूर करें कुछ गलत काम करने के लिए, कोई क्राइम करने के लिए, क्योंकि हम तो सिर्फ बोल रहे हैं ना। बट इस तरह की चीजें रिस्ट्रिक्टेड है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 19 खुद प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो है वो ये रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है
कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। इस क्लॉज में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी में आती है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसी में आ जाता है कि अगर आज हमारी प्रेस, हमारी मीडिया कुछ भी बोलती है तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोविजन है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम कुछ भी बोलें और अपने विचार व्यक्त करें। वो किसी का भी कार्टून उठा के फ्रंट पेज पे लगा देते हैं तो वो उनका फंडामेंटल राइट है, वो ऐसा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो किसी की इंसल्ट ना करें। सेकंड जो इसका क्लॉज है वो है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, बट वो असेंबली पीसफुल होनी चाहिए और बिना हथियारों के होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बारात होती है, एक एसोसिएशन है या कोई रैली होती है, जब तक वो पीसफुल है तो वो उनका फंडामेंटल राइट है, वो उस रैली को कर सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, वहां पे असेंबल हो सकते हैं। बट अगर वो हथियार लेके आए हैं, अगर वो वेपन्स यूज कर रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज पी या 2। थर्ड जो है हमारा टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, कि ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम यूनियंस बना सकते हैं, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, जो कि आजकल हमें नजर आती हैं। ट्रेड यूनियंस या ट्रेडर्स की यूनियन बनी हुई है, कोई किसी फार्मर्स की यूनियन हो सकती है, टीचर्स की यूनियन हो सकती है, बट यहाँ पे भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो क्या है कि लाइक हमारी मिलिट्री फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, इनको ये राइट्स नहीं मिले हुए हैं, वो कोई यूनियन नहीं बना सकती, क्योंकि अगर वही यूनियन बनाएंगे तो हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा, क्योंकि इनका जो ग्राउंड्स है रिस्ट्रिक्शंस का वो सबसे बड़ा यही है, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, की इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो, इंडिया की एकता अखंडता को कोई खतरा ना हो तब तक। नेक्स्ट जो हमारा फ्रीडम है वो हमें टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आजादी से घूम सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारा दिल करता है हम हिमाचल जाएं, हमारा दिल करता है हम बॉम्बे चले जाते हैं, हमारा दिल करता है हम कलकत्ता चले जाते हैं, कोई मनाही नहीं है, चाहे वो अलग स्टेट्स हैं, चाहे अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे सिर्फ पूरे इंडिया है। बट इन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, पर उनके लिए ग्राउंड्स हैं पर्टिकुलर। वो ग्राउंड्स क्या है कि वो ग्राउंड्स रिस्ट्रिक्शंस तब लगेगी या तो वो किसी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, कि किसी दूसरी पब्लिक को नुकसान ना हो, कि अगर एक एरिया में कर्फ्यू लगा है तो दूसरे लोग वहां ना जाएं क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट में है, नहीं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कोई ट्राइब रहती है, कि जंगलों में ट्राइब रहती है, तो हम लोगों को वहां जाने से रोक सकते हैं ताकि उस ट्राइब को बचाया जा सके, वो अपना कल्चर प्रिजर्व कर सके। जो नेक्स्ट इसका आता है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगेन ये भी सेम है, ये फर्दर एक्सटेंशन है उसका कि हम इंडिया के किसी भी एरिया में जाएं और अपना घर बनाएं और वहां रहें, हमें कोई मनाही नहीं है। हमारा फंडामेंटल राइट है कि एक नॉर्थ इंडिया का बंदा साउथ इंडिया जा सकता है, यूपी का बंदा कलकत्ता जा सकता है, कलकत्ता का बंदा बॉम्बे, पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सिमिलरली जैसे हमने वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है कि वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, लोगों का फायदा हो रहा हो, तब हम वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट जो था, जो 6 था यहाँ पे पहले हुआ करता, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हमारी फ्रीडम थी, वो अबॉलिश कर दी गई जब राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड, कि ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी व्यवसाय, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस हम कर सकते हैं, हमें किसी तरह की मनाही नहीं है, प्रोवाइडेड वो कानूनी तौर पर सही होना चाहिए। गैर कानूनी हम कोई काम नहीं कर सकते, पर अगर कानूनी काम है तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो ऐसे हो सकता है कि अगर जैसे क्वालिफिकेशन एक पर्टिकुलर ग्राउंड हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस का, कि अगर कोई इंसान माने उसका डॉक्टर बनने का, पर
बन गया वो इंजीनियर। अगर वो चाहता है कि वो अपना क्लिनिक खोल ले तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्लिनिक खोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास मेडिकल डिग्री होना जरूरी है। और अब उसके पास अगर मेडिकल डिग्री नहीं है, उसके पास तो इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो ये उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, बट ये लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जेन्युइन रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ये हमारी फ्रीडम्स, और ये जो आप हमने डिस्कस किया उनके रिस्ट्रिक्शंस, वो आर्टिकल 19 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। सी में आ जाती हैं रिस्ट्रिक्शंस, उसके बाद डी में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, और सभी के अलग अलग ग्राउंड्स हैं। वो चाहे पब्लिक इंटरेस्ट में हो, वो चाहे इंडिया के इंटरेस्ट में हो, इंडिया की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में हो, इंडिया की इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट में हो, या हमारे रिलेशन जो है फॉरेन कंट्री के साथ उसके इंटरेस्ट में हो। जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 20, अगेन ये भी हमारे फ्रीडम की बात करता है। ये कौन सी फ्रीडम देता है? ये हमें देता है कन्विक्शन के केसेस में। अगर किसी को किसी ऑफेंस में, किसी जुर्म में कन्विक्ट किया जाता है तो उसको क्या क्या फ्रीडम्स मिल सकती हैं। यहां पे 2-3 चीजें हैं जो उसको अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज, पहले उसको मिलेगी रिस्ट्रिक्शन, जो फ्रीडम मिलेगी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सेकंड इज डबल जियोपार्डी, एंड थर्ड इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब है कि अगर किसी को किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट किया गया है और उस टाइम तक कोई जो प्रोविजन है उसकी पनिशमेंट के लिए वो कम है या बिल्कुल भी नहीं है, तो हम बैक डेट में, पिछली डेटों में कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो उसको पनिश कर सके। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं हो सकता। इसी तरह डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी कहता है कि एक इंसान को 2 चीजों के लिए हम एक क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते। डबल जियोपार्डी नहीं हो सकता उसके साथ, कि अगर किसी ने क्राइम किया है और एक बार उसको सजा मिल चुकी है, तो ये नहीं कि दूसरा कोर्ट या दूसरा उसका अपना कोर्ट जाके उसको सजा देगा। सिर्फ उसमें एक प्रोविजन क्या हो सकती है कि उसको, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो कोई क्राइम करता है और उसको कोर्ट से पनिशमेंट मिल चुकी है, तो उसको दूसरा कोर्ट तो पनिश नहीं कर सकता, पर उसका डिपार्टमेंट उसको पनिश कर सकता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसके ऊपर हो सकती है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगी। सिर्फ 2 पनिशमेंट उसको एक कोर्ट या 2 कोर्ट से एक क्राइम के लिए नहीं मिलेंगे। जो तीसरी उसको प्रोटेक्शन मिलती है वो उसको कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहता है कि अपने खिलाफ गवाही देना, अपने खिलाफ ही सबूत देने के लिए किसी बंदे को हम उत्साहित या उसको कंपेल नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं बना सकते कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। पर इसमें भी कुछ छूट है हमारे पास कि अगर किसी का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसने अल्कोहल कंज्यूम की, उसने ड्रिंक की हुई है, और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं तो वो एक सबूत है उसी इंसान के खिलाफ। पर ऐसा इंक्रिमिनेशन जो ये सबूत है ये वाजिब है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, इस पे बैन नहीं है। ऐसा हम कर सकते हैं। हम किसी का थंब इंप्रेशन लेते हैं तो वो भी उसी के खिलाफ एक सबूत है, तो हम थंब इंप्रेशन भी ले सकते हैं। तो 3 हमारे पास प्रोटेक्शन आते हैं किसी के कन्विक्शन में। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कि बैक डेट में हम लॉ नहीं बना सकते, सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड डबल जियोपार्डी कि किसी भी व्यक्ति को एक क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते, और डबल सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए हम कंपेल नहीं कर सकते। तो 3 उसको प्रोटेक्शन मिलती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 भी एक फ्रीडम ही है, पर ये एक बड़ी फ्रीडम की बात करता है। ये फ्रीडम बात करता है पर्सनल फ्रीडम की। ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी जिंदगी बचाने का और अपनी पर्सनल आजादी का। वो आजाद है, वो कुछ भी कर सकता है।
जैसा कि आप देखें कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि पर कंडीशन क्या है उसकी आजादी छीनने की, कि अगर कानून में ऐसी कोई प्रोविजन है तो, अदरवाइज कोई हम ऐसी प्रोविजन नहीं बना सकते। और ये पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इसमें क्या क्या आता है, ये इतना वास्ट है कि इसमें बहुत चीजें इंक्लूड की गई हैं कि अगर हमें साफ पानी चाहिए, वो भी जिंदगी जीने के लिए साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, वो भी हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, तो वो क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है साफ हवा लेना, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू क्लीन वाटर, हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें कुछ इंक्लूड जैसे राइट टू क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशंस, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, हम कहीं भी घूमें हमारा राइट, एजुकेशन का हमारा राइट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं राइट टू लाइफ की, अपनी जिंदगी की, पर अगर कुछ ऐसा होता है कि किसी को कन्विक्ट किया जाता है किसी केसेस में, बट सबूतों की वजह से उसको सजा हो जाती है, चाहे वो व्यक्ति निर्दोष है, तो राइट टू लाइफ कहता है कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, उस पर लागू होता है। कोर्ट को चाहिए कि ऐसा प्रोसीजर अपनाए ताकि ये साबित हो सके कि उस व्यक्ति ने वो जुर्म नहीं किया और उसको बचाया जा सके। राइट टू हेल्थ, सेहत का अधिकार हमें, और मेडिकल असिस्टेंस, कि हमें जरूरी चीजें, जो जरूरतें हैं अपनी स्वास्थ्य के लिए, वो हमें मुहैया कराई जा सकें, जो दवाइयां वगैरह वो हमें मिल सके, मेडिकल फैसिलिटीज मिल सके। राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, साफ हवा साफ पानी, ये भी हमारा अधिकार है। राइट टू फ्री लीगल एड, हमारा अधिकार है कि हमें कानूनी सहायता प्राप्त की जाए, और जो अगर कोई केस चलता है किसी कोर्ट में तो उसका जल्द निपटारा हो, यह भी हमारा अधिकार है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, किसी को हथकड़ी लगाना, ये भी उसके ऑनर के अगेंस्ट हो सकता, तो ये भी उसका अधिकार है कि हथकड़ी ना लगवाए। राइट अगेंस्ट इनह्यूमेन ट्रीटमेंट, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, जानवर जैसा सलूक करना, वो भी उसका राइट है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। राइट टू प्राइवेसी, एक प्राइवेट, हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, ये भी उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी प्राइवेसी में रहे, कोई उसको दखल ना दे। हमने इतनी सारी चीजों में बात की राइट टू एजुकेशन, इसीलिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन को एक अलग ही फंडामेंटल राइट्स बना दिया है, और वो राइट जो उसको यहाँ पे ऐड किया गया 21A बनाकर। जो 21A है बेसिकली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल था आर्टिकल 45, जिसको गवर्नमेंट ने वहां से निकाल के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकाल के हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया और उसको 21A में डाल दिया गया। ये क्या कहता है, ये आर्टिकल डील करता है हमारे एजुकेशन के राइट से, ये 2002 में इसको ऐड किया गया, 86th अमेंडमेंट थी ये कहता है कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट की कि उनको एजुकेशन एक प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराए, जो कि फ्री होनी चाहिए और कंपल्सरी होनी चाहिए, कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो 6 से 14 साल के बीच के हैं उनके लिए। और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट भी किया, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्स किए जा सकते हैं, वो एनफोर्स होते हैं, वो सभी को मिलते मिलते हमारे बेसिक राइट है। और जब एजुकेशन हमारा बेसिक राइट बन चुका है तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एक्ट पास किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 में पास किया गया, जिसके तहत अब यह कंपलसरी हो गया है कि सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, और जो लोग पुअर पीपल हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए भी सीटें स्कूल्स में रिजर्व की जाएं, क्योंकि वो उनका कानूनी हक बन चुका है अब शिक्षा लेना। इसी तरह जो दूसरी फ्रीडम है वो है किसी की अरेस्ट में। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो उसको क्या फ्रीडम मिलती हैं, कि पहले हमने बात की उस फ्रीडम के आर्टिकल 21 में कि अगर किसी को कन्विक्ट किया जाता है किसी क्राइम में, कि उसने क्राइम किया और उसको
कन्विक्ट किया गया। यहां पे है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो उसके पास क्या फ्रीडम हो सकती है, डिटेन किया गया। तो यहां पे पहले हम एक बात करेंगे कि जो डिटेंशन है वो दो तरह की होती है। एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन। कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो होती है किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो क्राइम ही ना हो। अगर हमें शक है कि ये इंसान एक क्राइम कर सकता है तो हम उसको अरेस्ट कर लें ताकि वो क्राइम ना होने पाए। बट अगर कोई क्राइम हो जाता है और तब किसी को अरेस्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्यूनिटिव। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या क्या उसको फ्रीडम्स अवेलेबल हैं? तो सबसे पहली है कि उसको ये बताया जाए कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। सेकंड, उसको जो फ्रीडम है वो ये है कि वो अपने लॉयर से, जो उसका पसंद का लॉयर है, वो उसे कंसल्ट कर सकता है अपनी बेल के लिए, अपनी रिहाई के लिए। तीसरा, कि उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया 24 घंटे के अंदर अंदर जो नजदीक का भी मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश किया जाना बहुत जरूरी है। पर उसमें 24 घंटे में जो जर्नी का टाइम है, जहां पे अरेस्ट किया गया और जहां पे उसको पेश किया जाएगा कोर्ट में, उसमें जो जर्नी का टाइम है वो हम निकाल देते हैं। 24 घंटे उसके अलावा काउंट होते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को अरेस्ट किया जाए ऐसी जगह पे जहां से जो कोर्ट कम से कम 30 घंटे की दूरी पर हो, तो 24 घंटे तो उसके पहले ही पूरे हो जाएंगे और उसका ये कानूनी हक बन जाएगा कि पुलिस उसको रिहा करे। पर वो 30 घंटे हम नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ वो 24 घंटे काउंट करेंगे जो उसकी जर्नी के अलावा थे। और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जज के सामने पेश किया जाएगा। अगर कोर्ट लगा तो कोर्ट में, अगर उस दिन छुट्टी है तो क्या होगा? छुट्टी है, मान लीजिए अगर उसको अरेस्ट किया, अगर अगर 2 दिन छुट्टी आ गई तो 24 घंटे तो उसके पहले ही पूरे जाएंगे। तो इंसान कहेगा कि 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और मुझे रिलीज कर दिया जाए। तो उसको ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, या चाहे उसको जज के घर पे ही पेश करना पड़े, पर पेश किया जाएगा। तो ये जो प्रोविजंस थी ये थी कि उस बंदे के लिए जिसको हम एज ए प्यूनिटिव डिटेंशन हम उसको डिटेन करते हैं, कि उसने कोई क्राइम किया है और हम उसको पनिश करने के लिए उसको जेल में रख रहे हैं, तो उसको ये फ्रीडम्स मिलेंगी। पर ये फ्रीडम्स किसी एनिमी एलियंस को नहीं मिलेंगी। एनिमी एलियंस क्या है? कि वो कंट्री जिसके साथ इंडिया वॉर पे, जो उसके सिटीजन होंगे वो एनिमी एलियन है हमारे लिए। या उनको नहीं मिलेंगी जो दूसरी डिटेंशन हमने बात की थी, जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन किया गया है। तो प्रिवेंटिव वो डिटेंशन जो हम किसी को शक के बिना पर हम डिटेन करते हैं, कि अगर हमें लगा कि इस बंदे के पास हथियार है या वो कोई क्राइम कर सकता है तो हम उसे डिटेन कर सकते हैं। तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो उसमें भी ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। जब हम किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन करेंगे तो उसकी एक टाइम लिमिट है जो कि 3 मंथ्स है। हम उसको 3 मंथ्स के लिए डिटेन कर सकते हैं, बट उस चीज के लिए पहले हमें एक एडवाइजरी बॉडी की परमिशन लेना बहुत जरूरी है, जिसमें जो मेंबर होंगे वो लोग होंगे जो हाई कोर्ट के जज होंगे, या उनकी क्वालिफिकेशन इतनी होगी कि वो हाई कोर्ट के जजेस बनाए जा सकें। अगर हमें उसकी डिटेंशन बढ़ानी है, अगर हम चाहते हैं कि उसकी डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा बढ़ाई जाए, तो उसके लिए जो लॉ है वही प्रेस्क्राइब करता है कि हम एडवाइजरी बोर्ड से अकॉर्डिंगली उसकी एक्सटेंशन के लिए, उसकी डिटेंशन की एक्सटेंशन के लिए परमिशन लें। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारे यहाँ आते हैं, जो तीसरी फ्रीडम थी हमारी। तीसरी फ्रीडम थी एक्सप्लॉयटेशन, और उसके खिलाफ जो हमारी है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और इसमें 2 आर्टिकल्स डील करते हैं हमारे, आर्टिकल 23 जो आपको दिख रहा है और 24। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है
कि इंसान जो है एक ह्यूमन बीइंग है, आप उससे फोर्स्ड लेबर बेगार नहीं करा सकते। तो ये दो चीजें प्रोहिबिट करते हैं, एक बेगार फोर्स लेबर और दूसरा ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, मतलब एक फ्लैश ट्रेड जिसको हम कह सकते हैं, आदमियों का, इंसान का जानवरों की तरह व्यापार करना, उनका ट्रेड करना। तो वो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, आर्टिकल 23, वो प्रोहिबिटेड है। इसी तरह आर्टिकल 24 जो है वो भी कहता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यहां पे बच्चों के केस में बात करता है कि वहां पे उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। उनका एक्सप्लॉइटेशन हम कैसे बात करें, यहां डिफाइन कर रहा है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, हम उनको खतरनाक इंडस्ट्री में, जो ये फैक्ट्रियां उनमें, या जो हमारी खदानें, जो माइंस हैं, हम उनमें उनको नहीं लगा सकते। वो एक्सप्लॉइटेशन होगा और वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो ये जो दो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, वो एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट हमें राइट्स देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी थी वो थी रिलीजन की फ्रीडम, हमारे धर्म की आजादी, हमें किसी भी धर्म को अपनाने का पूरा पूरा अधिकार है। तो उसमें जो आर्टिकल डील करते हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक डील करते हैं। आर्टिकल 25 क्या डील करता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि आपको पूरा अधिकार है किसी भी धर्म को अपनाने का, उसको मानने का और उसको प्रोपेगेट करने, उसको फैलाने का, उसका प्रसार करने का। आपका ये एक मौलिक अधिकार है, आपको कोई मना नहीं कर सकता। पर इसमें भी शर्तें तो हर जगह लागू होती हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये कुछ इस तरह की बंदिशें हैं जिनके तहत रहकर हमें ये काम करने हैं। जैसे हम बात करते हैं कि राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोपेगेट, हम किसी भी धर्म को अपनाएं और उसका प्रचार करें। हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, पर हम किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते, किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि वो अपना धर्म परिवर्तन करे, क्योंकि उसका भी ये फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी धर्म को माने। तो इस तरह ये हमें आजादी देता है किस चीज की, कि किसी भी धर्म को मानने की और उसका प्रसार करने की। और आर्टिकल जो इसमें कुछ चीजें और उन्होंने इंक्लूड कर ली, कि जैसे कृपाण पहनना, ये सिख का एक रिलीजियस सिंबल आ जाता है, तो वो कृपाण पहन सकते हैं। तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उससे लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आ सकती है, वो इसमें मनाही नहीं है। जो अगला आर्टिकल, आर्टिकल 26 जो है, ये किस चीज की हमें आजादी देता है? धर्म की कौन सी चीज की आजादी देता है? ये देता है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि धार्मिक चीजों को, उनका प्रबंध करने की, उनको मैनेज करने की, कि हम उन्हें अपने ढंग से किसी धर्म को चलाएं, वो हमें उसकी पूरी आजादी है। कि उसके लिए, अब किसी धर्म को चलाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए चाहे हमें कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बिल्डिंग कुछ बनाना पड़े, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना पड़े, उसके लिए हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी पड़े, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो उसको चलाने का जो तरीका है वो हम कोई भी अडॉप्ट करें, ये हमारा मौलिक अधिकार है। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि इंडिया में इतने सारे सेक्ट निकल के सामने आ रहे हैं, कोई भी आप सेक्ट ले लीजिए, चाहे वो राधा स्वामी सेक्ट है, दूसरे सेक्ट हैं, अब वो आर्टिकल 25 के तहत उनको ये पूरा पूरा अधिकार है कि वो उस सेक्ट को अडॉप्ट करें, प्रोफेस करें, उसको माने और आगे भी फैलाएं। ये उनका मौलिक अधिकार है, उनको मना नहीं किया जा सकता। अब उसको प्रसार करने के लिए आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में और बाहर भी जगह जगह उनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े एरियाज उन्होंने एक्वायर किए हुए हैं, उन्होंने खरीदे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी है उनकी, वो चला रहे हैं। साईं बाबा का ट्रस्ट हो गया, वो इतना बड़ा ट्रस्ट है, वो चल रहा है। अब ये क्या आर्टिकल 26, आर्टिकल 25
कि आप अपने धर्म को मानिए, किसी भी धर्म को मानिए, आपका पर्सनल है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे सबका अपना अपना धर्म है। अब किसी भी धर्म को मानिए। और 26 क्या कहता है, आप उस सेक्ट को, उस रिलीजन को चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आप प्रॉपर्टी एक्वायर करें, बिल्डिंग्स बनवाएं, उसको जैसे चाहें उसको मैनेज करें। आर्टिकल 27 भी कुछ इसी तरह से रिलेटेड है कि जब आप किसी सेक्ट के लिए आप बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, ट्रस्ट बनवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें पैसा तो आएगा। जब पैसा आएगा तो वो इनकम होगी उसकी, और इनकम पे हमेशा टैक्स लगता है। पर ये आर्टिकल क्या कहता है कि जैसे हर इंसान को जो इंडिया का सिटीजन है उसको अपनी इनकम पे टैक्स देना है, बशर्ते वो स्लैब में आता हो, टैक्स ब्रैकेट में आता हो। ये आर्टिकल कहता है कि रिलीजियस को प्रोपोगेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए भी अगर कोई इनकम हमारी आती है उस पर हमें टैक्स नहीं देना है। कि जैसे कि नजर आए, फ्रीडम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि जब हम किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए ट्रस्ट बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस पर लगने वाला टैक्स हमें नहीं पे करना है, वो माफ है। अगली जो हमें धर्म से रिलेटेड जो भी हमें फ्रीडम मिली है, जो आजादी है, वो ये है कि ये हम पे कोई कंपलसरी नहीं है कि हम किसी धर्म की मान्यताओं को माने। वो यहाँ पे पर्टिकुलर जो बात हो रही है वो बात हो रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जो कि ये कुछ रिलीजन से रिलेटेड हो, जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स। अब ये क्या कहता है कि आपको पूरी आजादी है कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो किसी रिलीजियस का है, किसी रिलीजन का है, आप उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, आप उसको अटेंड करें। ये आपकी पूरी आजादी है कि आप उसको अटेंड ना करें उससे, क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है आपका अपना धर्म है, आप अपने धर्म को माने। पर इससे क्या हो रहा है, आपका अपना धर्म वो खराब हो रहा है, आपका अपनी जो सुविधाएं हैं, जो आपके अधिकार है, वो हनन हो रहे हैं, उनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, आपका धर्म खराब हो रहा है, तो आप उसको अटेंड ना करें। सिर्फ यही कहा सकते। अब पर ये किन के लिए, ये उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कि क्लॉज 1 कहता है होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, जो गवर्नमेंट के खर्चे पर चल रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट आती है, जिनको पैसा गवर्नमेंट देती है, या वो जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। तो उनको पूरी आजादी है लोगों की कि वहां पे अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड ना करें। उसके बाद अब ये हम जो फ्रीडम डिस्कस कर चुके हैं वो है इक्वालिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीडम हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एजुकेशन कल्चरल राइट्स हम डिस्कस अब करेंगे, क्योंकि हम फ्रीडम डिस्कस कर चुके हैं। और एक्सप्लोइटेशन वाले जो एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स हैं, ये माइनॉरिटीज के लिए हैं बेसिकली। कौन सी माइनॉरिटीज, वो आर्टिकल 29 बताता है, और आर्टिकल 30 भी उसी से रिलेटेड है। जो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अगर कोई माइनॉरिटी है, उसके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ये क्या कहता है कि अगर किसी भी एरिया में, इंडिया के किसी भी टेरिटरी में एक ग्रुप ऐसा है जिनकी अपनी अलग लैंग्वेज, अपनी अलग स्क्रिप्ट है, तो वो उनको पूरा अधिकार है कि वो उसको प्रोटेक्ट करें, उसको कंजर्व कर सकते हैं। और इस बेसिस पे, माइनॉरिटी के बेसिस पे उनके साथ, और अगर वो चाहें कि वो चाहते हैं कि लाइक हम कह सकते हैं वो किसी एडमिशन ले सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, अगर वो चाहते हैं अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लैंग्वेज को, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने खुद के इस्टेब्लिश करके, जो कि आर्टिकल 30 बताता है। आर्टिकल 30 यही कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज का बेस आपको जरूर पता होना चाहिए, एजुकेशन एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। रिलीजियस बेसिस पे हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन दो ही तरह की माइनॉरिटीज की बात करता है, रिलीजियस एंड सोशल एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। कि
अगर कोई माइनॉरिटी अपना कल्चर, अपनी स्क्रिप्ट, उसको प्रिजर्व करने के लिए चाहती है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करे और उसको प्रमोट करे ताकि वो प्रिजर्व रह सके, तो उसको ऐसा करने की पूरी पूरी आजादी है, वो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जो आर्टिकल 31 था, 31 आर्टिकल है पर अब ये रिपील हो चुका है। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट टू प्रॉपर्टी था हमारा, ये पहले 7वें जो हमारी राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 1978 में जैसे हमने पहले डिस्कस किया बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बाहर निकाल दिया गया। इसकी जगह पे 3 आर्टिकल और इंसर्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। आर्टिकल 31A का करने का बेसिक मकसद यही था, क्योंकि आर्टिकल 31 एक तरफ कहता था हमें राइट है पूरा पूरा कि हम प्रॉपर्टी एक्वायर करें, हम प्रॉपर्टी अपनी प्रिजर्व करें, कंजर्व कर सकते हैं। बट जब कुछ लॉ बनाए गए थे लैंड रिफॉर्म्स के लिए, तो जब उनकी प्रॉपर्टी छीनी जाती है तो उनका राइट वायलेट होता है। इस करके उस राइट को हटा दिया गया और उसकी जगह पे ये राइट डाल दिया गया कि आर्टिकल 31A क्या कहता है कि सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, कि अगर गवर्नमेंट एस्टेट्स की किसी की प्रॉपर्टी अक्वायर करती है, पर कंडीशन है यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट भी होनी चाहिए, तो ऐसा अगर कोई लॉ बनता है तो वो क्या था, पहले था वो एक वायलेशन था उसके राइट टू प्रॉपर्टी का। अब अगर ऐसा लॉ होगा तो उसकी वायलेशन नहीं होगा और ऐसा लॉ वैलिड रहेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से या लीगल वे से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और ये तब है 1951 में एक हमने शेड्यूल ऐड किया था, जो हमने शुरू में डिस्कस किया, शेड्यूल 9 जो है, शेड्यूल 9 यही डील करता है कि अगर हम कोई लॉ बनाएं और उसको शेड्यूल 9 में डाल दें तो वो जुडिशियल रिव्यू से या कोर्ट के परव्यू से बाहर हो जाएगा, उस पर कोर्ट कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि चाहे वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं वायलेट कर रहा है। फिर से जरा दूसरा आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 31B। जो आर्टिकल 31 वो रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं कि जो रेगुलेशंस बनाए, कुछ एक्ट्स पास किए गए हैं, वो वैलिड रहेंगे। ये किसकी बात कर रहा है बेसिकली? ये बात कर रहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है कोई भी, जैसे शुरू में क्या था कि कोई लॉ बनता है तो उसको जुडिशरी इनवैलिड डिक्लेयर कर देती थी, प्रोवाइडेड वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। पर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया, वो था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है, पर बशर्ते कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट ना करे। और ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, शेड्यूल 11 बना दिया गया, और जो भी ऐसा आर्टिकल बनाया गया, जो ऐसा एक्ट बनाया गया, उसको शेड्यूल 11 में डाल दिया गया। इस तरह आर्टिकल 31C डाला गया। ये किस लिए था कि कुछ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या है कि गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब लॉ बनाएंगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और उन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर गवर्नमेंट लॉ बना रही है कि जैसे लॉ है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी ना हो सोसाइटी में, अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ बनाती है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो पहले क्या था, वो राइट्स वो लॉ खत्म हो जाता था, इनवैलिड था। बट ये जो आर्टिकल 31C वो यही कहता है कि अगर ये पर्टिकुलर मेंशन करते हैं 2 आर्टिकल्स के बारे में कि अगर आर्टिकल 39 क्लॉज B और C और उसके आर्टिकल 14 और 19, अगर हमने कोई ऐसा लॉ बनाया जो उनको इंप्लीमेंट करते हुए आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करते हुए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, तो भी वो लॉ वैलिड रहेगा, वॉइड नहीं होगा, उसको निकाला नहीं जाएगा, वो चलता रहेगा। तो उसके बाद ये हमारे 5
राइट्स हो चुके हैं 5 फंडामेंटल राइट्स। जो 6th राइट है वो हमारा राइट है कि अगर हमें फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं उनको एनफोर्स कराना भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। जो कि 6th राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 देता है। आर्टिकल 32 यही देता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर हमें नहीं वो मिल नहीं रहे हैं, हमें वो हम नहीं ले पा रहे हैं उन्हें, तो हम उनको एनफोर्स करा सकते हैं थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, अदरवाइज हम किसी भी केस के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हम सिर्फ अपीलेट केस, जो केस की अपील होती है, सिर्फ वो लेके जा सकते हैं। बट फंडामेंटल राइट्स की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 ये डील करता है सुप्रीम कोर्ट से। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी इंडियन सिटीजन को उसके राइट्स नहीं मिल रहे हैं और वो उनको एनफोर्स कराने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर है? सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स इशू कर सकता है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज हैबीज कॉर्पस। हैबीज कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हैबीज कॉर्पस है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी। ये अगर किसी इंसान को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है, कि कोई दूसरा बंदा उसको इलीगली डिटेन कर ले या पुलिस डिटेन कर ले, तो उसको रिलीज कराने के लिए ये रिट फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करता है उस पर्सन की रिलीज की, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, हैबीज कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी। कि कहीं भी होगी कोर्ट ऑर्डर करेगा और पुलिस उसको ढूंढ कर लाएगी, इन एनी वे बॉडी को लेकर आएगी। सो वो बंदा चाहे खुद भी अपने अगेंस्ट कर सकता है। इसमें जो सेकंड रिट है दैट इज मैंडमस। मैंडमस का अगर मतलब है इट मीन्स कमांड देना। यहां पे कमांड किसको दी जा रही है? सुप्रीम कोर्ट कमांड देगा ऑफिसर को, गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए। यहां पे कंडीशन क्या है कि अगर आपका एक राइट है, या राइट क्या है कि एक ऑफिसर ने आपका काम करना था और वो आपका काम नहीं कर रहा है, कि उसकी ड्यूटी थी और अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो आप ये परफॉर्म करा सकते हो, ये एनफोर्स करा सकते हो बाय दिस रिट, जो मैंडमस की रिट है। यहां पे कोर्ट उसको इंस्ट्रक्ट करेगा टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको इस चीज में, कि अगर एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है कि कोई डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करता है और वहां पे रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स आता है और उनको रिक्रूटमेंट के बाद बुलाया नहीं जा रहा, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए जा रहे हैं। अब ये डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो अपॉइंटमेंट लेटर दे और लोगों को काम पे बुलाए। बट अगर वो नहीं दे रहा है तो जो कैंडिडेट्स हैं वो मैंडमस रिट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट उनको इंस्ट्रक्ट करेगा कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएं, क्योंकि वो एक पब्लिक अथॉरिटी थी। क्योंकि मैंडमस पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही यूज की जा सकती है और पब्लिक अथॉरिटी अपनी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जो तीसरी है वो है प्रोहिबिशन की, और चौथी है सर्शोरेरी, जो कि कुछ कुछ मिलती जुलती हैं। प्रोहिबिशन का मतलब है किसी को रोकना, रिस्ट्रेन करना। ये जो रिट है हमेशा कोर्ट इशू करता है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करेगा, जो कि पहले वाली रिट्स में ऐसा नहीं था। वहां पे कोर्ट एक पब्लिक अथॉरिटी को कर रहा था, यहाँ पे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करेगा। ये कंडीशंस क्या होंगी कि अगर लोअर कोर्ट में ऐसा केस चल रहा है जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो हायर कोर्ट उसको रोकने के लिए कह सकता है टू प्रोहिबिट। तो उसके लिए जो रिट फाइल की जाएगी प्रोहिबिशन की है, और हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के उस केस को प्रोहिबिट कर देगा, उसको रिस्ट्रेन करा देगा। पर अगर लोअर कोर्ट अपना फैसला दे देता है तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि अगर वो उसको पनिश कर देता है तो उस केस में एक नई रिट इशू होगी, दैट इज सर्शोरेरी। सर्शोरेरी है टू क्वैश द ऑर्डर। यहां पे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ही इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा, किस चीज के लिए? कि जो उसने पास किया है, जजमेंट दी है, उसको क्वैश करने के लिए। यहां पे वो उसका ऑर्डर क्वैश हो जाएगा। उसके बाद जो 5वीं रिट आती है वो होती है को वरेंटो, जिसका मतलब होता है व्हाट्स योर अथॉरिटी। को वरेंटो, व्हाट्स योर अथॉरिटी, ये उस इंसान के खिलाफ होगी जो किसी पोजीशन पे बैठा, किसी पोस्ट पे, पब्लिक पोस्ट पे है, पर
वो इतना कैपेबल नहीं है या वो उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। और यहाँ पे ये रिट कौन फाइल कर सकता है? ये रिट कोई भी फाइल कर सकता है किसी भी पब्लिक पोस्ट के खिलाफ, यहां तक कि बंदा अपने अगेंस्ट भी कर सकता है। कि अगर हमें लगता है, ऐसा एक बार हो चुका है कि इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी वो डिसॉल्व हो चुकी थी, उन्होंने अपनी असेंबली वो डिसॉल्व कर ली, बट उसके बाद भी इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठी हुई थी। तो किसी ने रिट फाइल की को वारंटो कि इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है, असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, अब इंदिरा गांधी अपनी पोस्ट पे क्यों है? तो ये जो रिट है बट क्वेश कर दी गई, जिसका एक रीजन दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोविजन करता है कि जब अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट हमेशा होनी चाहिए। तो जो इंदिरा गांधी थी वो एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, बट कि वो जो थी उस वक्त उस केयर टेकर गवर्नमेंट की हेड की तरह काम कर रही थी, इसलिए वो रिट क्वेश कर दी गई। अदरवाइज अगर हमें कोई लगता है कि उस इंसान के पास जो बैठा उसके ना डिग्री है ना वो इतने क्वालिफिकेशन है और उस पोस्ट को नहीं उसके लायक है, तो हम को वारंटो इशू करा सकते हैं और उसको वहां से रिमूव किया जा सकता है। सेम जो ये रिट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है और उसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 226। तो दोनों कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ये 5 रिट्स इशू कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे थे 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमने डिस्कस किए, जो आर्टिकल 13, 14 और 15 है। ये कुछ डिस्कस करते हैं इनकी मॉडिफिकेशन से जो फंडामेंटल राइट्स में हैं। लाइक आर्टिकल 13, ये क्या बात करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सभी के लिए हैं, जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए भी हैं और कुछ उनके लिए भी हैं जो इंडियन सिटीजन नहीं है, चाहे वो फॉरेनर पर इंडिया की सॉइल पे तो हैं, इंडिया में तो हैं वो, उनके लिए। बट 33 क्या कहते हैं कि कुछ इंडियंस, उनके लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। वो कौन से होंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी, कि उनके लिए जो राइट्स हैं, कुछ राइट्स हमने प्रोहिबिट किए हुए, जैसे एग्जांपल के तौर पर राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। जो पुलिस है वो यूनियन नहीं बना सकती, एसोसिएशन नहीं बना सकती। जो मिलिट्री है उसकी कोई यूनियन नहीं है। उसका रीजन क्या है कि वो लोग अगर यूनियन बनाएंगे तो इंडिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का क्या होगा, इसलिए उनके लिए ये चीजें हमने प्रोहिबिट की हुई हैं, मॉडिफाई कर दिया गया उसको। इसी तरह आर्टिकल 34 ये डील करता है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा है तब, क्योंकि पार्ट 3 जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये हमें फंडामेंटल राइट्स तो दे रहे हैं। हमने 6 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस भी किए, हमें ये राइट्स अवेलेबल हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 ये भी कहता है हम इनको एनफोर्स करा सकते हैं अगर नहीं मिल रहे हैं। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पे हमारे फंडामेंटल राइट्स चलेंगे ही नहीं, वहां पे हम उनको एनफोर्स भी नहीं करा सकते। आर्टिकल 34 यही कहता है। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर किसी एरिया में मिलिट्री लॉ या मार्शल लॉ लगाया, मार्शल लॉ होता है कि जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हम जो है ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मिलिट्री देख रही होती है, कि ऐसे एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक ऑफिस में जो हैं, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं और उनके एक्शन से कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं या उनके एक्शन से किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके एक्शंस को रोक दिया जाएगा, पर उनके एक्शंस वैलिड होंगे। जो वो काम करेंगे वो सही माने जाएंगे, चाहे उसके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हो किसी के या ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी एरिया में मिलिट्री रूल लगा है, अगर वहां पे ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की गवर्नमेंट चाहती है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना खराब हो, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो वहां पे अनाउंस करते हैं कि कोई लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। कौन सा आर्टिकल 19 की वायलेशन है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम कहीं भी आजादी से घूम सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, ये हमारे राइट्स की वायलेशन होगी, पर क्योंकि वहां पे मार्शल लॉ लगा है तो ये वायलेशन वैलिड मानी जाएगी और जो वो डायरेक्शंस हैं जिस ऑफिसर्स की वो इंप्लीमेंट रहेंगी एज सच। जो इसी तरह नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सिर्फ इतना डील करता है, आर्टिकल 35 यही कहता है
जो आर्टिकल 11 कहता था कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर हमें कोई भी प्रोविजन बनानी है, कोई चेंज करनी है इसमें, तो ये पावर किसके पास है? ये पावर पार्लियामेंट के पास है, कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट में अमेंड करने की पूरी पूरी पावर है, और इसको यूज करके उन्होंने चेंजेस भी किए हैं। बट अब यहां पे एक चीज आती है कि फंडामेंटल राइट्स, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, बेसिक राइट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, क्या उनको चेंज किया जा सकता है? क्या उनको अमेंड किया जा सकता है? इस पे ये भी एक चर्चा का विषय है। इस पे भी बहस हुई कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, क्योंकि पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकती है और बना भी देती है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करते हैं या हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकती है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, वो खत्म कर दिया गया, और जो गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और ये आर्टिकल 13 के अंडर, आर्टिकल 13 बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो देखे कि जो लॉ बनाया गया है या पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स तो नहीं वॉयलेट कर रहा? तो इस पे भी देखा गया कि किस हद तक पार्लियामेंट हमारे राइट्स को अमेंड करती है। तो वो थोड़ी सी उसके बारे में हम डिस्कशंस करते हैं कि क्या ये अमेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते।